नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की जन्मशती का वर्ष है और उन्हें हम श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। वे हमारे बहुत बड़े कथाकार तो थे ही, उपन्यासकार, कथाकार और ऐसे साहित्यकारों को याद करने से हम अपने आप को भी बहुत कुछ सीख कर बता पाते हैं। तो हम सभी रेणु जी का जो जन्मशती वर्ष है, इसमें उनकी स्मृति, उनकी याद में उनको ही दोहरा रहे हैं। और उनका जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था। प्रेमचंद के बाद रेणु जी ने हिंदी कहानी को जो आंचलिक स्वर दिया, उनके मैला आंचल को पढ़कर सहज रूप में जाना जा सकता है। मैला आंचल, परती, परिकथा जैसी उपन्यास और खासकर उनकी जो कहानियां हैं बहुत चर्चित हैं। तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तो ये कुछ ऐसी अप्रतिम कहानियां भी हैं जिनके वे कथाकार हैं, जिनको हिंदी जगत कभी भूल नहीं पाएगा। तो आज उनकी एक कहानी मन का रंग आपके सामने प्रस्तुत करने का मन हो रहा है। बहुत सहज सामान्य ऐसा चित्र है, एक रेलवे स्टेशन का, जहां पर वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम सब उनके साथ कथाकार की तरह ही प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि रेल अक्सर लेट हो जाती है। तो स्टेशन पर वो जो प्रतीक्षा का समय है 3 घंटे, उस बीच में वो कहानी बुन लेते हैं। तो असल में मनुष्य जैसा सोचता है कि वो नहीं करना चाहेगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वो हो नहीं पाता है। जीवन में मन का रंग बदलता रहता है। तो मूलतः ये कहानी कुछ इसी वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर के रची गई है और अपनी सहजता के सौंदर्य में इसका अपना एक अलग रंग है। तो बहुत सारी और कहानियां जिन पर बहुत सारे विद्वान बात कर चुके होंगे, कर रहे हैं। मुझे लगता है एक ये कहानी आपके सामने मैं पढ़कर सुनाता हूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी मन का रंग। मैं समझ गया, वह जो आदमी 2 बार इस बेंच के आसपास चक्कर लगाकर मेरे चेहरे को गौर से देखकर गया है ना, वह मेरे पास ही आकर बैठेगा। बैठने से पहले मध्यम आवाज में कपट विनय भरे शब्दों से मुझे जरा खिसक जाने को, यानी तनी डोल जाने को कहेगा। और यदि मैं उसके गाल के गलमुच्छों और गले के गुलबंद से ढकी आवाज को नहीं सुनने का बहाना बनाऊं, तो तनिक ऊंची आवाज में बेरुखाई से कहेगा, सुनते हैं, आप ही से कहा जा रहा है। हाँ हाँ, मुझे नहीं तो और किससे कहेंगे। पता नहीं चेहरे पर क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है जो पढ़ते हैं कि लोग ट्रेन या बस में अथवा प्लेटफार्म या पार्क के बेंच पर ही नहीं, इस विशाल संसार के किसी कोने में भी बैठा रहूं तो ये मुझे तनिक सरका कर बैठने को ही कहेंगे। पास में जगह नहीं हो तो मेरी ही गठरी पर बैठते हुए मुझसे पूछेंगे, इसमें टूटने वाला कोई सामान तो नहीं। मैं कितना ही अखबार पढ़ने में तल्लीन होने की मुद्रा बनाऊं, चेहरे पर नहीं सारे शरीर पर गुरु गंभीरता का लबादा ओढ़कर भारी बनना चाहूं, मगर उनकी आंखों ने मुझे पहले से ही पासंग सहित तौल लिया है। इन लोगों के बीच प्लेटफार्म के इस ओर से उस छोर तक उनके निगाह में मैं ही एकमात्र
हल्का आदमी हूं, जिसे मध्यम आवाज से ही तनिक सा सरकाया जा सकता है। तो बगल में बैठने वाले इन अनचाहे बगलगीरों के अलावा खड़ा होकर तमाशा देखने वाले तमाशबीनों में भी ऐसे लोग रहते हैं जो मुझे ही खोजते रहते हैं। लान में कोई बड़ी सभा हो या फुटपाथ पर होने वाला मदारी का खेल, ये मुझे वहां पा लेते हैं और ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मेरे दृष्टि पथ को उनका मुंड पूरी तरह छेंक लेता है। तब यदि मैं दाहिनी ओर सिर झुकाऊंगा तो वह मुंड भी दाहिने झुकेगा, और बाएं मोड़ूं तो वह तत्काल उधर मुड़ जाएगा। इसके बाद सभा के सारे लोग नेताजी का भाषण उनके हाथ पांव भांजने के साथ देखेंगे, सुनेंगे। मदारी के मजमे के लोग कबूतर गायब होने का तमाशा देखेंगे और मैं देखा करूंगा सिर्फ इनका मुंड। इसको पकड़कर आसपास के अन्य मुंडों से टकरा देने का जी बार बार करने के बावजूद वैसा नहीं कर पाता, और वैसा नहीं कर पाने का दुख आत्मग्लानि की उन अनुभूतियों के दंश से मन में बस चिढ़ा रहता है। अपनी कायरता के लिए अपने आप को धिक्कारता रहता हूं। जीभ पर अपने लिए कोई हल्की फुल्की गाली भी कढ़ाती है, जिसे मैं चुपचाप निगल जाता हूं। सुना है जापान के लोग गाली नहीं बकते और ना कसमें ही खाते हैं। शायद इसीलिए वहां हाराकिरी यानी आत्महत्या करने का प्रचलन पनपा है। गाली तो क्या, वो क्या कहते हैं उसको जो प्रेशर कुकर में लगा रहता है, हाँ, सेफ्टी बल्ब। लीजिए वे आ गए, वे मुझे ही कह रहे हैं, तनी डोलिएगा। सरकने या खिसकने के बदले डोलना शब्द का प्रयोग, जिस पर इस तेवर के साथ कि अगर मैं नहीं डोलना चाहूं अथवा डोलने में मुझे कोई कष्ट हो तो वे स्वयं मुझे डुला देंगे। मुझे डोलना नहीं पड़ा, आप बैठ गए हैं और अब मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। पता नहीं मेरे चेहरे पर क्या है कि लोग मुझसे ही दुनिया भर के सवाल करते हैं। मेरी विरक्त मुद्रा ने काम किया। उन्होंने कुछ पूछना चाहकर भी कुछ नहीं पूछा। मुझे संतोष हुआ। अपनी विरक्त मुद्रा को कारगर होते देखा, किंतु एक ही क्षण के बाद फिर दपदपा कर जी जल उठा। सामने बड़े बोर्ड पर एक रेलवे कर्मचारी खूब बड़े बड़े अक्षरों में लिख गया, 40 डाउन ट्रेन 3 घंटा लेट। एक हल्की सी चीख मेरे मुंह से निकल पड़ी। शायद बगलगीर जी बैठते ही ऊँघने लगे थे। मेरी अस्फुट चीख पर चिहुक कर जगते हुए बोले, का हुआ? देखता हूं, सुनता हूं। मेरे मुंह से ही नहीं, गाड़ी के लेट आने की सूचना पाकर सारे प्लेटफॉर्म के लोगों के मुंह से कुछ न कुछ भला बुरा निकल रहा है। बहुत देर से रुकी हुई भनभनाहट अचानक फिर से शुरू हो गई है। 3 घंटे लेट, अर्थात 10:03 1 बजे रात में आएगी। ऐसा ही होता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब कभी मैं कहीं की यात्रा पर निकलता हूं
अथवा किसी को रिसीव और सी ऑफ करने के लिए स्टेशन आता हूं तो गाड़ी लेट हो जाती है। मैं जानता था आज भी वही होगा, सो हुआ। इस चाय वाले को अब की डांटूंगा। अगर उसने मेरी ओर मुंह टेढ़ा कर उस तरह चाय 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 कहकर पुकारा तो गाड़ी के 3 घंटा लेट आने की सूचना के साथ ही प्लेटफॉर्म के उस छोर से उसकी आवाज बुलंद हुई है जो क्रमशः निकटतर होती जा रही है। जय जय जय। ए इधर सुनो जी, पहले भी तुम मुझसे 5 बार पूछ चुके हो, इस बार सुन लो, मैं चाय नहीं पीता, समझे? चाय वाला कुछ अप्रतिभ हुआ। नहीं, अप्रतिभ हो ही रहा था कि मेरे पड़ोसी की नींद खुली और उन्होंने चाय वाले को पुकारा, देना है कुल्फी? चाय वाले का चेहरा बदल गया। उसने टेढ़ी निगाह से मेरी ओर देखकर फिर हाँक लगाई, जय जय जय। और मुझे जो जवाब मिलना चाहिए मिल गया। पुनः आत्मग्लानि हुई। इस चाय वाले की चिढ़ाने वाली आवाज को नहीं बंद कर पा सकने की ग्लानि। कई लोगों ने एक ही साथ चाय की मांग की तो उसने मेरी ओर एक बार देखा। इस बार उसकी आंखों में मेरे प्रति दया का भाव था। मेरे बगलगीर ने तश्तरी में चाय डालकर फूंकते हुए कहा, मेरे बगलगीर की तश्तरी उसमें चाय डालकर फूंकते हुए कहा, मेरा बोहनी कैसा सगुनिया है देखा? 5 कुल्फी एक साथ। फिर मेरी ओर देखकर मुखरित हुए, पीजिए ना, आप भी एक कुल्फी। गाड़ी तो 3 घंटा लेट है। क्या जवाब दूं इस भले आदमी को? गाड़ी 3 घंटा लेट है इसलिए मैं भी कुल्फी चाय पीऊं? उनके आग्रह पर इसमें क्या तुक है भला? मेरी ओर से निरुत्साहित होकर उन्होंने चाय वाले से ही फिर बातचीत जारी रखी। का जी, रोज कितना कमा लेते हो? मैं जानता था चाय वाला यही जवाब देगा, जी कोई ठीक नहीं, किसी दिन 7, किसी दिन 10, जब जैसा। हठात मेरे मन में भी हुआ कि चाय वाले से पूछूं कि अगर तुमको 7 रुपए रोज अथवा 200-250 रुपए महीने पर कोई नौकर रखे तो क्या इसी तरह दिन रात प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक घूम घूम कर चाय बेचा करोगे? किंतु मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मैंने उसकी चाय खरीदी थी और फोकट के ऐसे सवालों के जवाब वह इस तरह नकद देगा कि 250 क्या 500 भी दे कोई नौकरी नहीं करेंगे साहब। लाउड स्पीकर पर फुसफुसाहट हुई तो उत्कर्ण हुआ। गाड़ियों के आने जाने की सूचना देने वाले इस यंत्र से आती हुई आवाज में 11 बजे रात के बाद से नींद घुल जाती है। रात 11 बजे के बाद से इनकी आवाज में धीरे धीरे विहाग का स्पर्श लगता जाता है। तब इसका भी वही प्रभाव पड़ता है जो फिल्मी लोरियों के सुनने पर पड़ता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 13 अप गाड़ी। इस घोषणा के बाद मेरे पास बैठे सज्जन ने मुझसे पूछा, आपको किधर जाना है? अब मैं अपने को समझाने लगता हूं कि किस तरह दिन रात से बेवजह नाराज रहना अच्छा नहीं है, उचित भी नहीं है।
इस आदमी ने मुझसे कुछ पूछ कर अन्याय तो नहीं किया है, बल्कि इसका उचित उत्तर नहीं देना असंगत और अनुचित होगा, और अंततः मैं अपने आप से नाराज हो जाता हूँ। फिर अपने आप की प्रतिरक्षा करने लगता हूँ। क्या मैं बेवजह ही सुबह से शाम तक नाराज रहा करता हूँ? अपना गांव घर छोड़कर पराये नगर में आकर रहने को मजबूर आदमी भी कभी खुश रह सकता है? क्या किसी प्राइवेट कॉलेज का पार्ट टाइम प्राध्यापक भी कभी प्रसन्न रह सकता है? ठीक वही हुआ जो ऐसे मौकों पर संयोग से हुआ करता है। ऐसे तर्क वितर्क के क्षणों में ही कोई मेरी आंखों में उंगली डालकर इसी तरह जवाब दिखला देता है। सामने सोई हुई भिखारिन का छोटा सा शिशु बहुत देर से उठकर बैठा है और चुपचाप स्वयं ही किलकारियां लेकर प्रसन्न हो रहा है। भिखारिन हठात हड़बड़ाकर उठ बैठती है, फिर अपने प्रसन्न शिशु को मस्त होकर खेलते देखकर आह्लादित होती है। बच्चे को दुलारने लगती है। बबुआ जाग गई हो, आज बहुत सवेरे जगलन है हमार बबुआ। फिर उसका हुलस कर बच्चे को छाती से लगाना। मेरा भी मन अनजाने प्रसन्न होने लगा और अचानक ही योजना मन में कौंध गई। योजना नहीं, एक विचार। जिस नगर में मैं रहता हूँ वो एक नया बसा हुआ नगर है। सड़क के दोनों ओर बनते हुए मकानों को देखकर नाराज होने के बदले इस नगर में आकर बस जाने वाले परिवारों का एक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना उचित नहीं है क्या? मेरे नगर में सैकड़े में 99 बासिंदे गांव से आकर बसे हैं। सिर्फ 1% परिवार ही पैदाइशी शहरी हैं, मगर बाकी आबादी उसी 1% की नकल में दिन रात व्यस्त है। कल ही तो गांव में जन्मे पले और बड़े होकर बूढ़े होने वाले राम निहोरा बाबू, डॉक्टर राम स्वारथ बाबू के पिताजी कह रहे थे, जानते हैं आधुनिक डॉक्टरों का आधुनिक मत है कि शुद्ध दूध और घी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और मेरी अपनी अधेड़ मौसी उस दिन जिस वेश में मेरे फ्लैट में आई थी वह किसी सचित्र साप्ताहिक पत्रिका के किसी रंगीन विज्ञापन के मॉडल से क्या कम लगती थी। अचानक मेरे मन में दूसरा ख्याल आया, क्यों ना अपने नगर में भी एक ब्यूटी कंटेस्ट का आयोजन किया जाए। फिर अचरज हुआ यह सोचकर कि कलर फोटोग्राफी के डेवलप होते ही सारा समाज एक ही साथ किस तरह रंगीन हो उठा है। चारों ओर घोर गाढ़े नीले पीले बैंगनी गुलाबी और तोतापंखी रंगों के धब्बे। मैं अब तब इन रंगों से चिढ़ता रहा, लेकिन अब सोचता हूं कि रंग से क्या चिढ़ना, क्यों चिढ़ना? रंग तो हमारी सभ्यता के मूल में ही है। मोर मुकुट और पीतांबर, रंग भरी एकादशी। मेरे अंदर का कुढ़ता हुआ आदमी भिखारिन के बच्चे को निकलते देखकर ही हार मान चुका था। अब वे मुझ पर व्यंग्य करने लगा, क्यों दुनिया रंगीन मालूम होने लगी? मैं उसको जवाब देता हूं, क्यों नहीं मालूम होगी रंगीन ये दुनिया, जब ये सचमुच रंगीन है। 300 रुपए के वाउचर पर दस्तखत करके 150 रुपए माहवार 3 महीने के बाद पाता, तब क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? मेरे बगल गिर की गर्दन नींद से झुकती हुई मेरे कंधे पर आ गई है। मेरे अंदर का नाराज व्यक्ति होता
तो तुरंत कंधा खींच लेता और उसका मुंड बेंच से खट आवाज के साथ टकरा जाता। किंतु मैं अब पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ। गाड़ी आने में अब बस आधा घंटा रह गया है। मैं अपने बगलगीर का सिर पकड़कर धीरे से जगा देता हूँ। फिर चाय वाले को पुकारता हूँ और बगलगीर के हाथ में एक कुल्फी चाय थमाकर आग्रह करता हूँ, पीजिए। एक कप मैं भी पी लूंगा आज। तो नमस्कार दोस्तों, ये थी कहानी मन का रंग। अगर अच्छी लगे तो जरूर आप शेयर करें और फणीश्वर नाथ रेणु जी को उनको उनकी स्मृति को नमन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं भारतेंदु मिश्र, और मेरे चैनल को अगर आप पसंद करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, प्रणाम।